friends to our YouTube channel The Weirdos. Last time we have studied the Kepler's law. हमने 3 लॉ पढ़े केपलर्स के जो डिस्क्राइब कर रहे थे प्लैनेटरी मोशन कौन से रूल फॉलो करते हैं, मतलब हर एक प्लैनेट किस तरह से अपना रूल फॉलो करता है। जैसे कि एक हमने पढ़ा था कि जो सन रहता है एकदम फोकाई रहता है, प्लैनेट हमेशा क्या होता है एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमता है। दूसरा हमने ये देखा था कि हमेशा वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। थर्ड हमने देखा था कि जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, राइट, उसका जो स्क्वायर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस। ये हमने तीनों लॉ देखे थे, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में आप जाके अच्छे से समझ सकते हो। उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो न्यूटन्स फेमस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमने 3 लॉ तो हमारे अर्लियर स्टैंडर्ड में देख लिया था, 9th स्टैंडर्ड में। ये अगर हम इसके बारे में बात करें, आज के बारे में बात करें, तो हमको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, मास होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास नहीं है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटी। ओके, केपलर के बारे में आपको मैंने बताया था, तो आपके टेस्ट में कुछ है तो हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि कर रहे तो सभी करो भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोला गया कि जॉन केपलर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो। ये बहुत ही बड़े मतलब जर्मन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कैसे किया था। ही वाज वर्किंग एज अ हेल्पर टू अ फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रैग इन द ब्रैग 1600। उस जगह पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने एज अ हेल्पर काम कर रहे थे फेमस एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्रैग को। जैसे उनका डेथ हुआ ब्रैग का इन 1601 में, तो केपलर को अपॉइंट किया एज अ रॉयल मैथमेटिशियन उनके जगह पे। और केपलर ने अपना प्लैनेटरी पोजीशन, जो मैंने आपको लास्ट 3 लॉस बताए थे, उनको स्टडी करके डिस्कवर किया। उन्होंने ब्रैग का प्लैनेटरी पोजीशन उन्होंने जो फाइंडिंग किया था उसके बारे में स्टडी किया, और उन्होंने और लॉस फाइंड किए प्लैनेटरी मोशन के, और वो तीनों लॉ हमने देख लिए। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और इनके वर्क को, बट हमने लास्ट टाइम देखा था कि इनको ये रीजनिंग नहीं पता था कि प्लैनेट ऐसे ये लॉस क्यों फॉलो करते, राइट। ये हमने देखा था लास्ट टाइम। सो इनका जो वर्क था किसने काम किया कि न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन में यूज किया। तो जब हम बात करेंगे न्यूटन की, जब बात करेंगे हम लोग किसकी, न्यूटन की, ठीक है। तो जब हम लोग न्यूटन के बारे में बात करते हैं तो यू कैन सी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक मास होता है, और वो मास की वजह से ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है। अभी अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट है मास m1, ये आपका एक ऑब्जेक्ट मास m2। तो ये लोग दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट, विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको लास्ट टाइम याद रहेगा मैंने बताया था कि जिस तरह से स्ट्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, स्ट्रिंग एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और मैंने आपको बताया था द इनवर्ड फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रहेगा तो, नहीं है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं तो आपको क्लियर हो। तो अभी जैसा ये स्ट्रिंग था वैसा एक इनविजिबल फोर्स है जो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो मून को भी क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो जब हम लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ क्या बोलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक एक करते, तो अगर ये 2 ऑब्जेक्ट है, राइट, ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किसके हेल्प की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, अगर मैं इसको खाली फोर्स के इसमें लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, क्या बोला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 and inversely proportional to the distance between them। तो ये डिस्टेंस, राइट, बहुत सारी जगहों पे मतलब टेक्स्ट में, जैसे लास्ट हो गया, उसके पहले हो गया, इसको डी की जगह पे हम आर भी लिखते थे, दैट इज नॉट एन इशू। अभी डी लिखा तो मैं डी लिख रहा हूँ, राइट, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर मैं यूज करूंगा तो क्या आएगा, m1 अपॉन m2 अपॉन d स्क्वायर, सिंपल। So gravitational force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इन दोनों को मर्ज कर तो मुझे ये मिल गया। अब I know that if I want to remove the proportionality constant, I have to introduce a constant। अब एक अगर मुझे अगर मुझे proportionality sign को अगर मुझे remove करना है तो I have to introduce a constant। Okay, extremely sorry। So
मुझे अगर प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाना है तो आपको इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है आपका g, where g is your gravitational constant, राइट। एंड इनकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है इसकी है 6.673 into 10⁻11। अभी नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि बच्चों को बोलते हैं क्लियर होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड करता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। आप लोग ये यूनिट्स फाइंड कैसे करेंगे? ये यूनिट्स फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन सबको यहाँ पे कर दो। तो अगर मैं ऐसे करूँ, डी स्क्वायर हो गया, एफ हो गया, कांस्टेंट लिखिए तो मेरे को m1 दोनों में रिलेशन क्या है, यहाँ पे डिवीजन, तो वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो m1 m2। तो बस अभी यूनिट्स लिखो, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस हम लोग किसमें करते हैं, राइट, ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको पता है जब आपको मास की बात करेंगे, राइट, ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो सीधी बात है, तो ये क्या होगा आपका केजी हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, केजी, ठीक है नहीं, केजी लिखूंगा। बट अब यहाँ पे सही 2 है, तो ये जब ऊपर जाता है, ये जब ऊपर जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स। तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, इतना क्लियर हो सबको। आपको सिंपल से आपको ये भी फाइंड करना है, आप उसको केजी आपको डिवाइड में भी लिख सकते हो, उसको इनवर्स में भी लिख सकते हो। इनवर्स मैंने बता दिया आपको 6.673 into 10⁻11 न्यूटन। न्यूटन कैसा आएगा, न्यूटन आपका किसका वैल्यू, आपका फोर्स का वैल्यू है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू न्यूटन है, अपना मीटर किसका आपका डिस्टेंस का है, और केजी इनवर्स आपका इसका है, राइट, मास का है। सो दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया। अभी अगर इसके हम लोग आगे बात करेंगे, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें यही दिया है, तो द अबव लॉ स्टेट्स दैट इफ अ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर हम डबल कर दे, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट आल्सो डबल। सीधी बात है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसका वैल्यू अगर डबल करते हो तो ये भी डबल होगा, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, तो ये बढ़ा ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा ये भी बढ़ेगा, ये घटा ये भी घटेगा, ठीक है नहीं। सो if the mass of an object is double, the force between the two acting the two object also doubles। और जो डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस एंड ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो अगर सीधी बात है, अगर इसको हम लोग क्या करें, डबल करेंगे तो ये क्या होगा, 4 गुना क्या होगा, कम होगा। इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। याद रखना, अगर यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द टू बॉडीज आर स्फेरिकल, अगर दो बॉडी स्फेरिकल है, दो बॉडी का स्फेरिकल है, तो इनके बीच में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा हमेशा कहां पे एक्ट करेगा, सेंटर। मैंने आपको बताया भी था कि अर्थ और आपका जो मून है उसमें फोर्स जो है वो एक्टिंग कहां पे कर रहा है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। याद रखना, स्ट्रिंग वाला एग्जांपल है। और अगर इरेगुलर स्पेस है, then the direction of the force is along the line joining the center of mass and d is taken as a distance। तो d हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने ये पूरा पार्ट आपको क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला पार्ट देखेंगे। ओके, आप चित्र पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप देख भी सकते हो। ओके, अभी हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डिड द न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने ग्रेविटेशन का जो अभी इसके पहले अभी जो लॉ देखा उसमें हमने देखा था कि F इज इक्वल टू m1/m2 तो था और नीचे डी स्क्वायर था। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर क्यों लिया गया? मास जो आप समझा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप ले रहे हो, ठीक है, तो बट इसका क्या रीजन है कि आपने डिस्टेंस का जो स्क्वायर था वो क्यों लिया, वो इनवर्स स्क्वायर क्यों लिया आपने? समझ रहे हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हम जो बोल रहे थे। तो उसका आंसर हमने क्या किया है, हमने केप्लर्स के थर्ड लॉ से हमने फाइंड करने की कोशिश की है। तो उसका आंसर हमको केप्लर्स थर्ड लॉ देता है, बट थोड़ा सा हम उसमें समझते हैं। इसके पहले हम देखेंगे जो क्या था, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। अभी हमने इसके पहले जो देखा कि m1 है और m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इसमें हमको ये पार्ट हमको याद रखना जरूरी है जो आपकी लास्ट लाइन में है फेसबुक के, कि फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने डिराइव किया f is equal to g m1 m2 upon d square, it can be seen that the value of g is a gravitational force, जो gravitational force act कर रहा है between m1 and m2, ओके, एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है d डिस्टेंस है वो तो क्या है, अलग अलग है,
एंड द एसआई यूनिट मैंने देखा वैल्यू ऑफ जी मैंने फाइंड करके आपको बताया 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स माइनस अपना 2। थर्स एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ जी, तो ये वैल्यू ऑफ जी क्या मुझे मिलता है, क्या मिलता है मुझे, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मासेस एक केजी के 1 मीटर अपार्ट, है ना, दो मासेस एक केजी के 1 मीटर अपार्ट। ये था। अभी इसकी बात करेंगे हम लोग का ये कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी जब मैं बात करता हूँ गाइस, अभी कैसा है कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर एक ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कि मैंने आपको बताया था कि अगर अर्थ है, राइट, ये अर्थ है और ये आपका मून है, तो मून और अर्थ आपका क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है अराउंड, राइट, ये इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। तो ये रिवॉल्व क्यों हो रहा है, ये रिवॉल्व क्यों हो रहा है, बिकॉज एक इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, राइट, जो इनविजिबल फोर्स है बट वो है वो। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक वैल्यू है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, राइट, जिसका हम बोलते हैं कि m आपका क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का, v वेलोसिटी है और r क्या है, रेडियस है, जो हम बोलते हैं जो नॉर्मली, क्योंकि अगर प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूं, प्लैनेट्स एलिप्स में होते हैं तो वो r के साथ वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इसको मैं आगे फॉलो करूं तो मुझे पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट, जैसा सन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इसमें मैं सन कर देता हूं और इसको मैं अर्थ कर देता हूं, तो अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के अराउंड। तो जब वो रिवॉल्व होगा तो आपको पता है डिस्टेंस, आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन टी, है ना। मैं स्पीड इसको ले लेता हूं, तो अगर मैं इसको पकड़ू, राइट, ये मेरा होगा इक्वेशन 1, ये मेरा होता है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू ऑफ v, इसको मैं इसमें पुट करता हूं। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं बिकॉज मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है। सो सिंपल से देखो, मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताया आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, भले वो अर्थ हुआ, उसका मास, उसकी वेलोसिटी और उसका रेडियस, ये उसकी फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बिकॉज एक इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ, एक इनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन द सेंटर्स, राइट। और उस इनवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था, सेंट्रीपिटल फोर्स is nothing but a gravitational force and due to which the object performs a circular motion। तो सर वैल्यू ऑफ v को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, मैं सीक्वेंस को f पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है, m v स्क्वायर, तो v का वैल्यू डालता हूं मैं 2 पाई r अपॉन t स्क्वायर अपॉन r, सिंपल है। इसी को मैंने यहाँ पे लिया, v की जगह पे मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 पाई r अपॉन t। देखो v की जगह पे 2 पाई r t अपॉन r, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं डिस्टेंस रख रहा हूं, बट स्टेप धीरे धीरे करो तो आप समझ सकते हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो फोर्स इज इक्वल टू मास ही करेगा 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर और r, मतलब इन दोनों को हम पता ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू आने के बाद लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r, तो मुझे क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर r मल्टीप्लाई बाय, सर ने बोला है कि मल्टीप्लाई बाय r और डिवाइड बाय r, तो r और r, तो देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है, m 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू r क्यूब, फिर t स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूं मैं, m 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन r स्क्वायर t स्क्वायर। अब मैं इसमें कुछ नोटिस करूं तो ये अगर वैल्यू को मैं नोटिस करूंगा, ये मेरा केप्लर्स थर्ड लॉ है, राइट। according to Kepler's third
लॉग मुझे पता है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो एक अर्थ अभी रिवॉल्व हो रहा है तो उसको एक पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलेंगे, 2 हुआ तो 2 हुआ, राइट। ऐसा वैल्यू था मीन डिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या कहें, हमें क्या कहता है इसको आगे, उसको हमने आगे क्या कहता, ऐसे क्या था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, फिर हमने क्या था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, है ना। ऐसा हमने फाइंड किया था, ऐसा हमने फाइंड किया था। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसा इन्वर्ट एंटर करता हूं या फिर उसको रिवर्स करता हूं तो मुझे पता है वैल्यू क्या आ जाएगा 1/k, है ना। आर क्यूब नीचे आएगा, इसमें k बाई 1 है, ये उल्टा होगा तो क्या होगा 1/k इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे लिखते हैं ना सर वैल्यू, चलो लिखते हैं m4 पाई स्क्वायर, इसको ऐसे रखेंगे आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का मुझे वैल्यू मिलेगा इंटू 1/k इज इक्वल टू m4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर k। अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो मुझे मिलेगा जो मेरा मास है वो कांस्टेंट है, ठीक है। पाई का वैल्यू मुझे पता है कांस्टेंट है, k मेरा कांस्टेंट है, बट जो रेडियस है वो रेडियस मेरा कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज मुझे पता है ना कि जो प्लैनेट होता है वो रिवॉल्व कैसे करता है, वो स्फेरिकल ऑर्डर में नहीं करता, वो कैसे करता है एलिप्टिकल ऑर्डर में करता है। एंड एलिप्टिकल ऑर्डर में आप देखोगे, अगर इफ यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्डर, अगर आप एलिप्टिकल ऑर्डर में देखोगे तो आपका ये रेडियस है, तो अगर आपका ये दो फोकाई है, हम बोलते हैं ना मेजर एक्सिस फाइनल एक्सिस, तो अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस कम है, समझ लो। तो हमने इसमें केपलर्स लॉ में क्लियरली किया था। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये सब के सब वैल्यू की आपके कांस्टेंट है। तो अगेन मेरा जो क्वेश्चन का आंसर था कि मिल गया मुझे, कि मेरा क्वेश्चन आंसर ये था कि सर आपने बोला था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अपॉन स्क्वायर। तो मैंने बताया था डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस, राइट। और वो क्या होता है हमने फाइंड कर दिया। लास्ट एक्सरसाइज में जो एफ जो डी दिया इस बार, उस बार आर था, तो आप आराम से इसमें देख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, राइट। हमने आराम से फाइंड करने वाले बाय यूजिंग द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स का थर्ड लॉ। तो हमने पहले क्या किया, हमने सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला दिया, मास वेलोसिटी और आर, फिर हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर हो गया अपॉन टी, राइट, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फिर 2 पाई आर अपॉन टी। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया 2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर, फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर, तो मुझे मिल गया m 5 पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर क्यूब बन गया और ये आर स्क्वायर बन गया। अब मैंने इसमें इनको टारगेट किया, ठीक है। तो मुझे केपलर्स लॉ का मैंने यूज किया और मैंने k डाल दिया, जैसे मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपना k डाल दिया, तो मुझे जो वैल्यू मिला, मुझे पता है ये सब कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू से डिफर होती है वो रेडियस है, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस हमने जो फाइंड कर दिया, इसमें क्या बोल रहा है, प्लस न्यूटन कंक्लूडेड कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। It must be inversely proportional to the square of the distance between the planet of the sun. It must be responsible for the inversely proportional for the distance between the earth and the sun, planet and the sun, right? कोई earth पकड़ो तो earth, planet पकड़ो तो planet. Newton identified this force with the force of gravity, hence postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the other force in nature. याद रखना, बाकी फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है, बट ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, उनके फ्यूचर भी यही डिसाइड करता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज इतने सारे ह्यूज मासेस के बट देन टू ग्रेविटेशनल फोर्स उनको बांध के रखता है, पकड़ के रखता है। सो ये था, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग आगे वाला पार्ट करेंगे। तो आज हमने तो इसके पहले हमने सर्कुलर मोशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हमने ये देख लिया। उसके बाद हमने केपलर्स लॉ देखे, केपलर्स लॉ के बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जिससे हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं फास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, हमारा डिवीजन चल रहा है, राइट। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा हमने फाइंड किया कि इनवर्स लॉ क्यों है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, राइट। कभी भी करते हो ना ऐसे, तो एक बार वीडियो देखो, समझो, टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो। देखो मैं वीडियो आप देखोगे, बाकी आप बहुत सारे आपके आप वीडियो से आप देख सकते हो यूट्यूब में, आप देखो किसी का वीडियो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, राइट। जैसे कि अभी एक बार मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर हाँ
क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों था? बिकॉज हाँ CPF इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, फिर उसके बाद क्या मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 2 पाई r, v का वैल्यू मिला, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिल गया फिर 2 पाई r अपॉन t, तो फिर 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r, तो ये आ गया, तो r क्यूब अपॉन r स्क्वायर, फिर इनको मैंने r क्यूब और t को लिया, केपलर लॉ अप्लाई किया, उसके बाद मुझे वैल्यू मिला, फिर लास्ट में मैंने क्या किया, कांस्टेंट मैंने देखा सब कांस्टेंट है, सिर्फ r है, मिल गया वैल्यू। ये भी बोलना आसान लग रहा है क्योंकि मैंने अभी करा है आपको और मैं इतने टाइम से करा रहा हूँ, आप ये कर सकते हो बिकॉज बोर्ड में आपको यही चीज याद होनी चाहिए, इतना फास्ट याद होना चाहिए, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, यहाँ पे हम कंसेप्ट समझाते हैं, राइट? ओके, सो होप आपको क्लियर हुआ, नेक्स्ट टाइम हमसे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बी वियर्ड, बी वेडोस, थैंक यू, डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बताओ करके कमेंट करके कैसा लगा, राइट? एंड गिव अस द ऑनेस्ट एंड जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइस, टेक केयर, टाटा।